नमस्कार दोस्तों, क्या इस देश में गरीबों के लिए कुछ किया गया है? लोग सरकार चुनते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि सरकार लोगों के साथ ना होकर के प्राइवेट कंपनियों के साथ हो जाए। हमारे देश की सरकार किसानों के लिए कितना कुछ कर रही है, लेकिन किसान खुद नहीं चाहते कि सरकार उनके लिए कुछ करे, तो फिर सरकार किसानों के पीछे क्यों पड़ रही है? ये तो वही बात हो गई, तुम मुझे चाहो या ना चाहो कोई हर्ज नहीं, मैं तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करता रहूँगा। इस देश में बहुत से कवि और लेखक गुजरे हैं, आज उन्हीं की एक शायरी याद आ रही है। अंधा अंधे को ठेलिया दोनों कूद परंत, यानी एक अंधा दूसरे अंधे को ठेलता है और ऐसा करते करते दोनों कुएं में कूद पड़ते हैं। मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्या आज मैं अच्छे मूड में हूँ या फिर मैं पागल हो गया हूँ? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुबारक हो, आप मुझे नहीं समझ पाए। महंगाई दूर करने के इस वादे के साथ बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, पर ना ही अच्छे दिन आए और ना ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। लेकिन हाँ, सरकार में रहने वाले लोगों के अच्छे दिन जरूर आ गए। अब किसानों के बाद हमारी बारी आने वाली है, लेकिन किसानों के पास खाने के लिए उनका अनाज तो है, पर क्या आपके पास महंगाई आने के बाद खाने को कुछ भी रहेगा? अभी कुछ ही दिनों पहले तक गैस 620 से बढ़कर 720 रुपये हो गया, लेकिन सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोविड-19 की वजह से हुआ है, तो ऐसा नहीं है। उससे पहले भी आप याद कीजिए, बैंक नेशनलाइजेशन, रेलवे ऑक्शन, एयरपोर्ट और अब इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट। मुझे मेरे देशभक्ति का जवाब देने दीजिए, आप मुझे जज ना करें। मैं जानता हूं कि अगर मैं आपके मतलब की बात करूंगा तो आप मुझसे एग्री करेंगे, पर मैं रियल इशू पे ही बोलना चाहूंगा, चाहे वो बिल लोगों के अच्छे के लिए हो या नहीं। तो आज हम इस बिल के बारे में बात करेंगे। सिंपल मतलब है, पहले अनाज सरकार के हाथों में था, अब प्राइवेट होने जा रहा है। तो यस, अगर आप रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 2020 और जानेंगे कि क्या ये लोगों के अच्छे के लिए है या नहीं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एमएसपी के बारे में बात किया था कि क्या सरकार को किसानों को एमएसपी पर गारंटी देना चाहिए या नहीं, जहां पर मेरा ओपिनियन यही था कि किसानों को एमएसपी पर गारंटी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चलता है, जहां पर 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया है। इसीलिए आप देखते होंगे स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा राशन शॉप पर आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को कम कीमत पर राशन दिया जाता है। इसका असल मकसद यही है कि हमारे देश में कोई भी इंसान भूखा ना रह सके। तो ये जो एक्ट चल रहा है इतना बड़ा, इसे चलाने के लिए किसानों को एमएसपी पर गारंटी सरकार को देना ही चाहिए। तो अगर आप एमएसपी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट 2020। इस लॉ का प्रिंसिपल क्या है? तो 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी ने द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को पास किया था, जहां पर कॉन्करेंट लिस्ट 33 में सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दिया गया था कि भले ही एग्रीकल्चर का जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन इसे किस तरह से चलाना है, जो रूल और रेगुलेशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन एजुकेशन का जो सिस्टम है, जैसे हम 5 क्लास पास कर लेते हैं तो उसके बाद जो है हाई स्कूल में जाते हैं, देन हम 10 पास करते हैं, एचएस करते हैं, उसके बाद जो है ग्रेजुएशन करते हैं। तो ये जो पॉलिसी है एजुकेशन का वो कौन बनाता है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक इसी तरह से इस बिल में भी यही कहा गया है। अब मोदी गवर्नमेंट ये जो न्यू बिल पास कराई है, इसमें क्या नया कहा गया है? तो इसमें नई चीज़ यही है कि अब जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो किसानों के फसल का जो है स्टोरेज कर सकती हैं, यानी भंडारण कर सकती हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं कर सकती थी। तो अब इस बिल के आने के बाद कोई भी प्राइवेट कंपनी किसानों का जो फसल होता है उसको स्टॉक कर सकती हैं, भंडारण कर सकती हैं। लेकिन इस बिल में ये भी कहा गया है कि आप कब कर पाएंगे, जब वाकई में आप जितना स्टॉक कर रहे हैं उतना आपका खपत है। यानी ऐसा नहीं है कि आप पैसा लगाए जा रहे हैं और किसानों का जो फसल है उसको जो है स्टॉक करे जा रहे हैं अपने वेयर हाउस में बिला ज़रूरत। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। और जब पैसा बढ़ जा रहा है जो फसल का, तो उसके बाद जो है उसे रिलीज़ कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हुए आप पाए गए तो आप पर क्रिमिनल केस लगाया जाएगा और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपका जिम्मेदारी है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप नॉट गिल्टी हैं। इस बिल को लाने का असल मकसद यही है कि हमारे देश में जो फसल होते हैं उसे हम अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि पहले ये होता था कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा फसलें उग जाती थी और गोदाम में पड़ा जो है फसल सड़ जाता था।
क्योंकि सिर्फ सरकार ही किसानों की फसल खरीदती थी। लेकिन इस बिल के आने के बाद अब प्राइवेट कंपनी भी फसलों का स्टोरेज कर पाएंगी, तो यहाँ पर जो है किसी भी तरह का हमें जो है लॉस फसलों का जो है देखने को नहीं मिलेगा, फसल सड़ गल कर ख़त्म नहीं होंगे। अब इस बिल में कुछ रूल और रेगुलेशन भी रखा गया है। सबसे पहले इस बिल में ये कहा गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में कि अगर हमारे देश में वार वाली स्थिति हो जाती है तो कोई भी कंपनी स्टोरेज नहीं कर पाएगी किसी भी फसलों का। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर इंडिया में अकाल आ गया या फिर नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि कोविड-19 इस तरह का अगर सिचुएशन आता है तो स्टोरेज यानी भंडारण पर पाबंदी लगा दिया जाएगा। इस बिल में यह भी कहा गया है कि जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, वो अगर एक साल के अंदर 100% बढ़ गए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी फ्रूट्स का दाम मान लीजिए 10 रुपया है, अब एक साल के बाद देखा गया कि उस फ्रूट्स का प्राइस 20 रुपया हो गया, डबल हो गया, तो इस सिचुएशन में उस फ्रूट्स को इमरजेंसी घोषित कर दिया जाएगा और अब कोई भी प्राइवेट कंपनी उस फ्रूट्स का स्टोरेज यानी भंडारण नहीं कर पाएंगे। इस बिल में यह भी कहा गया है कि जो सीरियल्स होते हैं यानी जो अनाज होते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, इन चीज़ों की प्राइस अगर 5 साल के अंदर 50% बढ़ जा रही है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गेहूं का जो प्राइस है वो 20 रुपया है, अब 5 साल के बाद ये देखा गया कि उसका प्राइस 30 रुपया हो गया, यानी 50% बढ़ गया, तो ऐसी सिचुएशन में भी उस फसल को जो है इमरजेंसी घोषित कर दिया जाएगा। अब आप उसे स्टोरेज यानी भंडारण नहीं कर सकेंगे। इस बिल में यह भी कहा गया है कि अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए बड़ी कंपनी है जस्ट लाइक ग्रोफर्स, अब ऐसी कंपनी है कि उनका जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, डेली वाइज वो फूड को खरीदते हैं और देखा गया कि उनका जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है काफ़ी ज़्यादा है, वो डेली वाइज जो है किसानों के फसलों को ले रहे हैं और सही तरीक़ा से इम्प्लीमेंट करके सेल कर दे रहे हैं, तो इनको जो है स्पेशल केसेस में रखा गया है। अगर वार वाली स्थिति में भी इन सारी कंपनियों का उतना जो है ज़रूरत पड़ा, उनको इतना माल का ज़रूरत है, तो यहाँ पर उनको प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पर उनको जो है उन पर रोक नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा इस बिल में ये भी है कि अगर कोई बाहर बिजनेस करता है, एक्सपोर्ट करता है यहाँ की चीज़ों को, और देखा गया कि नॉर्मल डेज में जितना ज़रूरत था उसका, जितना उसका मांग था, वार वाली स्थिति या फिर फेमिन या फिर नेशनल कैलेमिटी यानी कोविड-19 वाली सिचुएशन में भी अगर उनको उन सारी कंपनियों को उतना डिमांड हो रहा है एक्सपोर्ट करने का, तो इसको भी स्पेशल केस में रखा गया है जहां पर उनको इजाज़त दिया जाएगा, उनको जो है छूट दिया जाएगा कि वो इस तरह का काम जो है नेशनल कैलेमिटी वार वाली स्थिति में भी इजीली से कर पाएंगे। इस बिल की फायदे की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला फायदा ये होगा कि पोस्ट फूड क्राइसिस खत्म हो जाएगा। जहां पर पहले ये देखा जाता था इंडिया में कि हमारा फसल पड़े पड़े एक जगह जो है सड़ गल करके खत्म हो जाता था, क्योंकि हमारा सरकार ही सिर्फ फसल को खरीद सकता था। लेकिन इस बिल के आने के बाद अब प्राइवेट कंपनियां भी फसल को खरीद सकेंगी, तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक के पास जो है फसल आसानी से चला जाएगा। तो इस तरह से अब क्या होगा कि कोई भी फसल सड़ गल करके खत्म नहीं होगी। और जो दूसरा फायदा होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, जो फसल हमें बाजार में मिलेगा वो हमें ऑनलाइन भी ग्रोफर्स में भी देखने को मिल सकता है, इधर मिल जाएगा तो उधर भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। और ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की दाम कम भी हो सकती है कंपटीशन की वजह से, क्योंकि आप अगर ज़्यादा में दे रहे हैं तो अगला कम में दे सकता है। और जो तीसरा फायदा होगा वो ग्लोबलाइजेशन होगा। हमारा इंडिया एक्सपोर्टर है, हम अपनी खपत से ज़्यादा जो है उगा ले रहे हैं, तो इस बिल के आने के बाद ग्लोबलाइजेशन होगा, जैसे कि हमें चाइना और साउथ कोरिया में देखने को मिलता है। तो इस बिल के आने के बाद हमारा इंडिया ग्लोबलाइजेशन के तरफ बढ़ेगा, जहां पर हम अपनी फसलों को जो है अदर्स कंट्री में इजीली से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, बेच पाएंगे। अब बात करें सबसे पहला मसला यानी सबसे पहला प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकता है इस बिल के आने के बाद, तो सबसे पहला प्रॉब्लम यह होगा कि आर्टिफिशियल डिमांड बन जाएगा, जहां पर अब कंपनियां क्या करेंगी, किसानों का फसलों को जो है बिला ज़रूरत अपने वेयर हाउस में जो है स्टोर करती रहेंगी। उनको उतना ज़रूरत नहीं है, बट क्या है कि स्टोर करते जा रही हैं वो, क्योंकि हमारे देश में जब फेक पैन कार्ड बन सकता है, फेक वोटर ID कार्ड बन सकता है, तो फेक फाइल भी बनाया जा सकता है, काफ़ी ईजी है। अब कंपनियां फेक फाइल बना करके जो है किसानों को फसलों को स्टोरेज करती जाएंगी, उनके पास काफ़ी पैसा है। अब क्या होगा, फाइनली जब भी किसी फसल का जो है प्राइस बढ़ेगा, तब आप क्या करेंगे, वो अपने स्टॉक को जो है रिलीज करेंगे, उस वक्त अपना स्टॉक को जो है रिलीज करेंगे। तो इस तरह से एक ब्लैक मार्केटिंग बन जाएगा। और जो दूसरा लॉस होगा कि जो मैनिपुलेशन ऑफ रेट, काफ़ी ज़्यादा जो है महंगाई बढ़ने का खदशा है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले सिर्फ सरकार जो है किसानों की फसलों को खरीदती थी, और तब जो है हमें इतना ज़्यादा महंगाई देखने को मिलता था। और अब इसमें प्राइवेट प्लेयर आ रहा है, यानी प्राइवेट कंपनियां भी अब फसल को खरीद सकती हैं, और उनके पास इतना पैसा है कि आप पूछिए मत।
तो ऐसे में जो रेट, जो महंगाई बढ़ने का जो खर्चा है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। अब अंत में बात करें इस डिस्कशन का रिजल्ट क्या होगा, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले एमएसपी पर गारंटी देनी चाहिए किसानों को, क्योंकि हमारे देश में एनएफएसए चल रहा है, इतना बड़ा जो एक्ट है, अगर इसे सरकार सही मानों में चलाना चाहती है तो सरकार को जो है एमएसपी प्रोवाइड करना पड़ेगा किसानों को, तभी जाकर के जो है ये एक्ट चलेगा। और यहाँ पर मेरा ओपिनियन यही है कि किसानों को 95% अपनी फसलों पर जो है एमएसपी मिलना चाहिए। पहले 100% मिला करता था। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी किसान 100 केजी अनाज उगा रहा है तो उसे 95 केजी पर जो है एमएसपी मिल जाएगा, 5% जो है 5 केजी पर नहीं मिलेगा। इससे ये फायदा होगा कि अब किसान दूसरे फील्ड में अपने आप को उतारेंगे, दूसरी फसलों को उगाना स्टार्ट करेंगे। इससे एक फायदा ये भी होगा कि वर्ल्ड अफेयर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमें अपना क्रॉप पैटर्न जो है उसे चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी जो ज़मीन है वो बंजर हो सकती है। उसके बाद सरकार को क्या करना चाहिए कि जो एपीएमसी मंडी है और एपीएमसी मंडी के बाहर जो ट्रेड एरिया है, दोनों पर सेम टैक्स अप्लाई करना पड़ेगा। इस बिल में दरअसल ये है कि एपीएमसी मंडी के बाहर अगर आप फसलों को बेचते हैं, यानी किसान एपीएमसी मंडी के बाहर किसी भी प्राइवेट कंपनी को अपनी फसल बेचता है तो उसे टैक्स फ्री रखा जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसा करने से एपीएमसी का जो एग्जिस्टेंस होगा वो खत्म हो सकता है, आपको दोनों पर सेम टैक्स लगाना पड़ेगा। यही हाल बीएसएनएल के साथ हुआ था। जब प्राइवेट कंपनियों को लाया गया था तो उन्हें जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए थे, और आज आप देख सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी जियो, एयरटेल, वोडाफोन कहाँ पहुँच गए हैं और बीएसएनएल कहाँ है। तो यहाँ पर एपीएमसी मंडी और एपीएमसी मंडी के बाहर आपको सेम टैक्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद सरकार को यहाँ पर रेगुलेशन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस बिल में आप ये कह रहे हैं कि आप स्टोरेज कर सकती है, कोई भी कंपनी अपना भंडारण जो है कर सकती है। तो यहाँ पर जो रेगुलेट करना होगा सरकार को काफ़ी स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। जैसे हमें सेबी देखने को मिलता है, वो कितना अच्छा जो है हर एक पर नज़र रखता है, हर एक ट्रांजैक्शन पर जो है नज़र रखता है, उसी तरह का एक यहाँ पर सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वो फसलों पर जो है नज़र रख सके, कौन कितना उठा रहा है, कितना उसका जो है डिमांड है, वो कहीं वो फेक तो नहीं उठा रहा है, ज़बरदस्ती अपने वेयर हाउस में तो नहीं बढ़ रहा फसलों को। इन सब का देख रेख करने के लिए एक अच्छा सिस्टम बनाना पड़ेगा सरकार को। और जैसा कि इस बिल में है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने लगेगा, तो यहाँ पर मेरा ओपिनियन यही है कि कोई भी कंपनी जब किसानों से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी से जो है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट रिसीव कर लिया जाए तो ये बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि इन फ्यूचर अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो यहाँ पर किसानों को जो है कम लॉस सहने पड़े, उनका जो लॉस का जो परसेंटेज है काफ़ी कम रहे। और अंत में जो यहाँ पर कोर्ट का इंटरवेंशन होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस बिल में ये है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आपको एसडीएम या फिर कलेक्टर के पास जाना होगा, और आप तो जानते ही हैं कि एसडीएम और कलेक्टर को खरीदना कितना आसान है। तो यहाँ पर एक कोर्ट का इंटरवेंशन होना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर एक ट्राइब्यूनल कोर्ट होना चाहिए किसानों को, जहाँ पर वो अपने डिस्प्यूट को जाकर के सोल्व करा सकें। अब सरकार को क्या नहीं करना चाहिए, तो सरकार को सबसे पहले स्टेप बैक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो व्हीट और राइस का लड़ाई नहीं है, वो ऑल कम्युनिटीज़ की लड़ाई है, जहाँ पर लोग फ्रूट्स भी उगाते हैं, वेजिटेबल्स भी उगाते हैं। तो इस बिल के आने के बाद उनको भी मौका मिलेगा अपनी जो है बिजनेस को आगे बढ़ाने का, और इस बिल के आने के बाद इंडिया में इनोवेशन देखने को मिलेगा और इंडिया जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा अदर्स कंट्री को दे पाएंगे, और इस तरह से हमारा जो जीडीपी है वो भी बढ़ सकता है। अब अंत में बात करें किसानों को क्या करना चाहिए, तो किसानों को यहाँ पर सबसे पहले चेंज होने के लिए रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। आपको वक्त के साथ बदलना ही होगा, क्योंकि जब एमएसपी का स्टार्ट हुआ था हमारे देश में तो उस वक्त अनाज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, और आज 2021 की बात करें तो हम अपनी खपत से 4 गुना ज़्यादा अनाज उगा लेते हैं। और ऐसे में सड़ गल जाने से अच्छा है, वेस्टेज हो जाने से अच्छा है कि हमें जो है अब दूसरी तरफ बढ़ना होगा, हमें जो है दूसरा फ्रूट्स जो है, दूसरा फल जो है ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में नॉन एमएसपी वाले भी किसान बहुत ज़्यादा है जो फ्रूट्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, डायरी प्रोडक्ट्स यानी दूध मक्खन का कारोबार करते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं। उन सारे किसानों के साथ भी सेम जस्टिस होना ही चाहिए। तो यहाँ पर किसानों को अब जो है चेंज की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।